ये कहानी है फरहान की, एक गरीब मछुआरे की जो समुंदर में जाकर नायाब मछलियां पकड़ता था और शहर के बाजार में ताजिरों को बेचता था। वह बाकी मछुआरों से बिल्कुल अलग था, क्योंकि वह शहर से दूर समुंदर की गहराई में मछलियां पकड़ता था और अपने घर का गुजारा करता था। और समुंदर के दूसरे किनारे पर इस्लामाबाद नाम का शहर आबाद था, जहां बादशाह हाकिम की हुकूमत थी। बादशाह की एक खूबसूरत बेटी थी जो नाजों में पली थी और उसे तालीम का शौक था। एक दिन शहजादी तालीम के लिए किसी दूसरे शहर जाती है अपने शाही जहाज से, लेकिन कुछ लुटेरे उसके शाही जहाज पर हमला कर देते हैं और शहजादी अपनी जान बचाने के लिए समुंदर में कूद जाती है। और फरहान जब समुंदर में मछलियां पकड़ने जाता है तो शहजादी उसके जाल में फंस जाती है। फरहान उसकी जान बचाने के लिए उसे शहर ले जाता है। अब आगे इस कहानी में क्या होगा? क्या वो शहजादी जिंदा बच पाएगी और बादशाह गुस्से में आकर क्या करेगा? ये जानने के लिए पूरी कहानी जरूर देखिए। एक दफा का जिक्र है कि नीले समंदर के उस पुरशोर साहिल पर, जहां की मिट्टी नमक की खुशबू से रची बसी थी, एक नौजवान रहता था जिसका नाम फरहान था। फरहान की जिंदगी कोई आम मछुआरे की जिंदगी न थी। जब शहर के बाकी मछुआरे अभी अपनी नींद से बेदार भी नहीं होते थे, फरहान फज्र की अजान के साथ ही अपने घर के सहन में वुजू कर रहा होता था। उसके मिट्टी के घर की दीवारों पर समंदर की नमकीन हवाओं ने अपने निशान छोड़ दिए थे। फरहान वुजू से फौरिग होकर मस्जिद की तरफ निकल जाता। नमाज के बाद वो अपने घर लौटता, जहां उसकी मां ने उसके लिए सादा मगर बरकत वाला नाश्ता तैयार किया होता। बेटा, आज आसमान का रुख कुछ बदला हुआ लग रहा है, फरहान की मां ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा। फरहान ने मुस्कुराकर अपनी मां का हाथ चूमा और कहा, अम्मी जान, रिजक देने वाला वो है जो समंदर की तह में अंधेरों के दरमियान भी मछली को भूखा नहीं रखता। फिर मैं तो उसका बंदा हूं। फरहान का बचपन उसी समंदर की गोद में गुजरा था। उसके वालिद, जो अब जफ्फी की वजह से घर के कोने में बैठे तस्बीह पढ़ते रहते, उन्होंने फरहान को वो हुनर सिखाए थे जो किताबों में नहीं मिलते। फरहान जानता था कि जब समंदर की सतह पर ठंडी हवा चले तो मछलियां गहराइयों में चली जाती हैं, और जब चांद पूरा हो तो पानी की लहरों में एक अजीब तरह की हलचल होती है। फरहान जब अपनी नाव लेकर साहिल पर पहुंचता तो वहां का मंजर देखने लायक होता। सूरज की पहली किरणें जब पानी पर पड़ती थीं तो ऐसा लगता था जैसे किसी ने समंदर पर सोना बिखेर दिया हो। फरहान अपनी छोटी सी मगर मजबूत लकड़ी की नाव अल बरका को पानी में उतारता। शहर के दूसरे मछुआरे जैसे कासिम और करीम हमेशा उसका मजाक उड़ाते। फरहान, आज फिर पागलपन करोगे? समंदर के उस स्याह हिस्से में जाने की क्या जरूरत है जहां से लौटना मुश्किल हो जाए? कासिम ने अपने जाल की गिरह बांधते हुए कहा। फरहान ने चप्पू उठाया और कहा, कासिम भाई, किनारे पर सिर्फ वही मिलता है जो सबको मिल जाए। जो नायाब है उसके लिए गहराइयों में उतरना पड़ता है। फरहान अपनी नाव खेता हुआ किनारे से इतना दूर निकल जाता कि शहर की ऊंची इमारतें भी धुंधली पड़ जाती। वहां जहां पानी का रंग नीला नहीं बल्कि स्याह दिखाई देता था, फरहान रुक जाता। वो वहां अपना मखसूस जाल डालता। ये वो हिस्सा था जहां समंदर के बड़े बड़े मगरमच्छ और नायाब मछलियां पाई जाती थीं। एक मर्तबा का वाकया है कि फरहान ने जाल डाला और उसे महसूस हुआ कि जैसे किसी बहुत बड़ी चीज ने जाल को नीचे खींच लिया हो। नाव पलटने ही वाली थी। फरहान ने अपना तवाजुन कायम रखा और अल्लाह का नाम लेकर जाल खींचने लगा। उसकी कलाइयां फटने को थीं, पसीना उसके जिस्म से दरिया बनकर बह रहा था, मगर उसने हिम्मत न हारी। जब जाल बाहर आया तो उसमें एक ऐसी मछली थी जिसे शहर के किसी ताजिर ने पहले कभी नहीं देखा था। वो मछली चांदी की तरह चमक रही थी। जब फरहान शाम को वापस लौटता तो बाजार में हलचल मच जाती। ताजिर अपने महल छोड़कर साहिल की तरफ भागते। फरहान, ये मछली मैं लूंगा, इसकी कीमत जितनी चाहो मांग लो, एक ताजिर ने लालच से कहा। फरहान ने बड़े तहम्मुल से कहा, नहीं साहब, मैं ये मछली आप अकेले को नहीं बेचूंगा। इसके हिस्से होंगे, थोड़ा हिस्सा आपका, थोड़ा दूसरों का। मैं नहीं चाहता कि कोई एक शख्स बाजार पर कब्जा कर ले। फरहान की इस ईमानदारी का असर यह था कि दूसरे मछुआरों का रिजक भी चलता रहता। वो हमेशा कहता, अगर मैं सारी महंगी मछलियां बाजार में भर दूं तो लोग सस्ती मछलियां खरीदना बंद कर देंगे और मेरे भाई मछुआरे भूखे मर जाएंगे। फरहान के घर के हालात बहुत सादा थे। वो जो कुछ कमाता
उसमें से एक बड़ा हिस्सा गरीबों और मदरसे के बच्चों पर खर्च करता। उसकी बहन जो अभी 10 साल की थी, वो फरहान से तालीम के बारे में सवाल करती। भैया, आप इतने गहरे पानी में जाते हैं, क्या आपको डर नहीं लगता? फरहान उसे अपनी गोद में बिठाकर कहता, गुड़िया, डर सिर्फ उस शख्स को लगता है जिसे अपने खुदा पर यकीन ना हो। समंदर तो अल्लाह की एक निशानी है और निशानियों से डरना नहीं, उनसे सीखना चाहिए। और उसी समंदर के दूसरे किनारे पर, जिसे दुनिया इस्लामाबाद के नाम से जानती थी, ये शहर इंसाफ और खुशहाली का गहवारा था। बादशाह हाकिम की अदालत में एक चींटी को भी इंसाफ मिलता था। उनकी बेटी शहजादी हमीला अपने नाम की तरह निहायत मुकम्मल थी। हमीला को बचपन ही से तालीम और तरबियत का बहुत शौक था। वो अक्सर महल के बड़े उस्तादों के साथ बहस करती और ऐसे सवाल पूछती कि उस्ताद भी दंग रह जाते। अब्बू जान, उसने एक दिन बागीचे में टहलते हुए कहा, मैं चाहती हूं कि मैं सिर्फ किताबों का इल्म हासिल न करूं, बल्कि दुनिया को अपनी आंखों से देखूं। मैं बगदाद जाना चाहती हूं। बादशाह का दिल अपनी बेटी की बातों से भर गया। उन्होंने कहा, बेटी, बगदाद इल्म का मरकज जरूर है, मगर रास्ता बहुत मुश्किल है। समंदर की बेरहम लहरों से तुम्हारा वास्ता पड़ेगा। हमीला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब्बू, जो कश्ती किनारे पर खड़ी रहे वो कभी तूफानों से लड़ना नहीं सीखती। मुझे इजाजत दीजिए। बादशाह ने भारी दिल से इजाजत दी और एक शानदार जहाज तैयार करने का हुक्म दिया। इस जहाज में इतना माल, ओ दौलत और सिपाही थे कि देखने वाला दंग रह जाए। मगर उन्हें यह नहीं मालूम था कि किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिखा है। इस्लामाबाद की बंदरगाह पर उस रोज एक अजब ही समा था। शाही जहाज, जिसका नाम सफीना ए नूर रखा गया था, पानी की सतह पर किसी मगरूर हंस की तरह तैर रहा है। इस जहाज की लकड़ी पर सोने और चांदी की बारीक नक्काशी की गई थी और इसके बड़े बड़े परचम हवा में लहरा रहे थे। शहजादी हमीला ने जब जहाज पर कदम रखा तो उसके दिल में दो तरह के जज्बात थे। एक तरफ अपने वालिदैन से दूर होने का गम और दूसरी तरफ इल्म की तलाश में बगदाद पहुंचने का जोश। बादशाह हाकिम ने अपने सबसे काबिल सलार फौज को बुलाया और कहा, सलार, याद रहे, इस जहाज में सिर्फ मेरी बेटी नहीं, मेरी सल्तनत की आबरू है। इसकी हिफाजत में कोई कसर न छोड़ना। सलार ने तलवार पर हाथ रखकर कसम खाई, हुजूर, जब तक हमारी रगों में खून का आखिरी कतरा बाकी है, कोई दुश्मन इस जहाज की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकेगा। सफर शुरू हुआ। पहले 2 दिन समंदर निहायत मेहरबान रहा। हमीला अपने शाही कमरे में बैठती, जो किसी महल के कमरे से कम न था। वहां रेशम के पर्दे लटक रहे थे और एक छोटी सी मेज पर किताबों का ढेर था। वो अक्सर खिड़की से बाहर देखती, जहां नीला पानी दूर दूर तक फैला हुआ था। वो सोचती थी कि बगदाद के उस्ताद उसे क्या नए सबक सिखाएंगे। वो बेखबर थी कि समंदर की गहराइयों में कोई और ही सबक उसका इंतजार कर रहा है। तीसरे दिन की शाम ढल रही थी। सूरज की सुर्खी अभी बागी थी कि अचानक जहाज के ऊपरी हिस्से से सिपाही की चिल्लाने की आवाज आई, होशियार हो जाओ, सियाह जहाज, समुद्री लुटेरे आ रहे हैं। दूर से एक बड़ा और बदनुमा जहाज तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसका परचम काला था, जिसके दरमियान एक सफेद खोपड़ी बनी हुई थी। ये सरदार ए आतिश नाम का खौफनाक लुटेरा था, जिसने आज तक किसी जहाज को नहीं छोड़ा था। सलार ने फौरन नकारा बजाने का हुक्म दिया। सिपाही अपनी ढालें और तलवारें लेकर जहाज के किनारों पर खड़े हो गए। लेकिन लुटेरों का जहाज इतना बड़ा और मजबूत था कि उसने शाही जहाज को एक जोरदार टक्कर मारी। पूरा जहाज लर्ज गया। हमीला अपने कमरे में गिर पड़ी। शीशा, ओ सफात की चीजें टूटकर बिखर गईं। लुटेरे रस्सियों के सहारे शाही जहाज पर चढ़ने लगे। कत्ल कर दो सबको, जो सोना मिले लूट लो, सरदार ने दहशतनाक आवाज में हुक्म दिया। मुकाबला शुरू हुआ। तलवारों की खनक और जखर्मियों की चीखों से फजा भर गई। हमीला ने हिम्मत न हारी। उसने अपनी छोटी शाही खंजर निकाली और दुश्मन से लड़ने के लिए बाहर निकली। उसने देखा कि उसके वफादार सिपाही बारी बारी गिर रहे हैं। लुटेरों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि शाही फौज बेबस नजर आ रही थी। सलार फौज, जो खून में लथपथ था, हमीला के पास पहुंचा। शहजादी, हम ये जंग हार रहे हैं। ये दरिंदे किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आपको अभी और इसी वक्त यहां से निकलना होगा। नहीं, मैं अपने सिपाहियों को मरता छोड़कर नहीं जा सकती, हमीला ने चिल्लाकर कहा। सलार ने उसके हाथ पकड़ लिए। खुदारा समझिए, अगर आप इनके हाथ लग गईं तो ये बादशाह को झुकने पर मजबूर कर देंगे। आप जिंदा रहेंगी तो हमारा इंतकाम लिया जा सकेगा। सिपाहियों ने जहाज के नीचे वाले हिस्से से एक छोटी सी नाव निकाली। हमीला को उसमें बिठाकर समंदर में उतार दिया गया। चप्पू चलाइए शहजादी, पीछे मत देखिए, सलार ने आखिरी बार कहा और फिर दुश्मनों की तरफ पलट गया। हमीला अकेली अंधेरे पानी में चप्पू चला रही थी। उसने दूर से देखा कि उसका जहाज आग की लपटों में घिरा हुआ है। धुआं आसमान तक जा रहा था। उसका दिल फटने को था। वो शहजादी जो कभी अकेली कमरे से बाहर नहीं निकली थी, आज बेरहम समंदर के
ओ करम पर थी। रात गहरी होती गई। समंदर की लहरें अब ऊंची होने लगी थीं। हमीला के हाथ चप्पू चलाते चलाते सूज गए थे। उसे प्यास लग रही थी, मगर हर तरफ नमकीन पानी था। उसने आसमान की तरफ देखा और रोते हुए दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, तूने ही मुझे इस मुसीबत में डाला है, तू ही रास्ता दिखाने वाला है, मेरी हिफाजत फरमा। अचानक एक बड़ी लहर आई और हमीला की छोटी नाव को तिनके की तरह पलट दिया। हमीला पानी में गिर गई। उसे तैरना आता था, मगर पानी इतना ठंडा था कि उसका जिस्म सुन्न होने लगा। उसने हिम्मत करके दोबारा नाव को पकड़ा और उस पर चढ़ गई, मगर ठंड और थकावट की वजह से उसकी आंखें बंद होने लगी। वो बेहोश होकर नाव के तले में गिर गई। उसी वक्त दूर कहीं फज्र की अजान की आवाज गौर से सुनी जाए तो महसूस हो रही थी। फरहान अपनी नाव अल बरका लेकर उसी सिमत बढ़ रहा था जहां हमीला की नाव भटक रही थी। आसमान पर अभी तारों की रोशनी धुंधली हो रही थी और फज्र की ठंडी हवा समंदर की सतह पर सरसरा रही थी। फरहान ने हमेशा की तरह नमाज के बाद अपनी माँ के हाथ चूमे और अपनी नाव अल बरका को पानी में धकेला। आज का मौसम कुछ अजब था। समंदर खामोश था, मगर हवा में एक अनजानी सी बेचैनी थी। फरहान चप्पू चलाता हुआ उस गहरे हिस्से की तरफ निकल गया जहां सूरज की पहली किरणें पानी के अंदर तक झांकती थीं। उसने जाल डालने के लिए रस्सी पकड़ी ही थी कि दूर उफुक पर उसे एक छोटी सी लकड़ी की चीज नजर आई। ये क्या है? उसने अपनी हथेली को पेशानी पर रखकर धूप से आंखों को बचाते हुए गौर किया। कोई खाली नाव, इतनी दूर और इस वक्त। फरहान ने अपना जाल वापस समेटा और अपनी नाव का रुख उस अनजानी नाव की तरफ मोड़ दिया। जैसे जैसे वो करीब पहुंचा, उसकी धड़कनें तेज होने लगी। जब उसने नाव के अंदर झांक कर देखा तो उसकी सांस रुक गई। वहां कोई मछली या कोई सामान नहीं था, बल्कि एक खूबसूरत लड़की बेहोश पड़ी थी। उसका चेहरा चांद की तरह सफेद था, मगर ठंड की वजह से नीला पड़ रहा था। उसके लिबास पर सोने की बारीक कढ़ाई थी और हाथ में एक कीमती कंगन चमक रहा था, जो बता रहा था कि ये कोई आम लड़की नहीं है। फरहान ने बिना वक्त जाया किए उसकी नाव से अपनी नाव में छलांग लगा दी। उसने लड़की की नब्ज टटोली। सांसें बहुत धीमी थीं, मगर बागी थीं। फरहान ने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने अपनी चादर निकाली और उस भीगे हुए जिस्म को ढक दिया ताकि उसे थोड़ी गर्मी मिल सके। उसने अपनी नाव को तेजी से साहिल की तरफ मोड़ दिया। आज उसके जाल में मछलियां नहीं थीं, मगर उसके पास एक ऐसी जान थी जिसकी हिफाजत अब उसका फर्ज बन चुकी थी। फरहान जब साहिल पर पहुंचा तो सूरज पूरी तरह निकल चुका था। दूसरे मछुआरे जो किनारे पर छोटे जाल लिए बैठे थे, फरहान की नाव को तेजी से आते देखकर हैरान रह गए। फरहान, आज इतनी जल्दी? क्या समंदर ने आज खजाना उगल दिया? एक मछुआरे ने मजाक से पूछा। लेकिन जब उन्होंने नाव में बेहोश लड़की को देखा तो सबके सब दंग रह गए। ये कौन है? इसके कपड़े तो देखो, ये तो किसी शाही घराने की परी लगती है। फरहान ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। उसने लड़की को अपनी बाहों में उठाया और सीधा शहर के सबसे बड़े हाकिम के पास भागा। हाकिम साहब, जो एक पुराने और तजुर्बेकार इंसान थे, उन्होंने फौरन लड़की का मुआयना किया। उन्होंने फरहान को बाहर रुकने का इशारा किया। फरहान बाहर बैठा बेचैनी से टहल रहा था। उसके जेहन में 100 सवाल थे। ये लड़की कौन है? इतनी गहराई में अकेली कैसे पहुंची? क्या इसका जहाज डूब गया? थोड़ी देर बाद हाकिम साहब बाहर आए। घबराओ मत फरहान, लड़की जिंदा है। पानी इसके फेफड़ों में उतर गया था और ठंड ने इसका जिस्म सुन्न कर दिया था। मैंने इसे गर्म दवा दी है, कुछ ही देर में होश आ जाएगा। मगर फरहान, याद रखना, ये लड़की किसी बड़ी मुसीबत से गुजरी है। इसके कपड़े और इसका जमाल बताता है कि ये किसी बड़े महल की बेटी है। कमरे के अंदर धीमी रोशनी थी। हमीला ने जब अपनी आंखें खोली तो उसे धुंधला सा मंजर नजर आया। उसे याद आया, जहाज की आग, लुटेरों की चीखें और समंदर का ठंडा पानी। वो एकदम से डर कर उठी। मेरे सिपाही, अब्बू जान, वो चिल्लाई। फरहान और हाकिम साहब फौरन अंदर दाखिल हुए। फरहान ने अपनी नजरें नीचे कर ली ताकि लड़की को पर्दा महसूस न हो। हाकिम साहब ने नर्म आवाज में कहा, बेटी डरो मत, तुम अब महफूज हो। तुम एक मछुआरे के शहर में हो। इस नौजवान ने तुम्हारी जान बचाई है। हमीला ने फरहान की तरफ देखा। उसने देखा एक नौजवान जिसका जिस्म सख्त मेहनत की गवाही दे रहा था, मगर उसकी आंखों में ऐसी पाकीज़गी थी जो उसने कभी महलों के ताजिरों में नहीं देखी थी। हमीला ने धीमी आवाज में पूछा, मैं कहाँ हूँ? मेरा नाम हमीला है, मैं इस्लामाबाद की शहजादी हूँ। ये सुनते ही फरहान और हाकिम दोनों के होश उड़ गए। शहजादी? फरहान के मुंह से निकला। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो जिस लड़की को समंदर से उठाकर लाया है वो उस अजीम सल्तनत की शहजादी होगी जिसके चर्चे दूर दूर तक थे। हमीला ने रोते हुए पूरा वाकया सुनाया, कैसे लुटेरों ने उन पर हमला किया और कैसे वो अपनी जान बचाकर भागी। हाकिम साहब ने फरहान को एक तरफ ले जाकर कहा, फरहान, ये बात अभी राज ही रहनी चाहिए। अगर लुटेरों को पता चला कि शहजादी जिंदा है
तो वो इसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। और तुम्हारे शहर में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो दौलत के लालच में इसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसे कुछ दिन तुम्हारे घर में रहना होगा। फरहान घबरा गया। हाकिम साहब, मेरा मिट्टी का घर, वहां न शाही बिस्तर है न खादिमाएं। वो शहजादी है, वो कैसे रहेगी? हाकिम ने मुस्कुराकर कहा। फरहान, तुम्हारी माँ और बहन से बड़ा हिफाजतगाह और कोई नहीं। वहां इसकी जान महफूज रहेगी। फरहान हमीला को लेकर अपने घर की तरफ रवाना हुआ। जब वो अपने घर की दहलीज पर पहुंचा तो उसकी माँ और छोटी बहन उसे देखकर हैरान रह गईं। फरहान ने सब कुछ सच बता दिया, सिवाय इसके कि वो शहजादी है, क्योंकि वो डरना नहीं चाहता था। उसने कहा कि ये लड़की मुसाफिर है और मुसीबत में है। फरहान की माँ ने हमीला को गले से लगाया। बेटी, डरो मत, ये तुम्हारा अपना घर है। हमीला ने उस कच्चे घर को देखा। वहां रेशम नहीं था, मगर मिट्टी की सोनी खुशबू थी। वहां शाही खाना नहीं था, मगर जो कुछ था वो मोहब्बत से भरा था। फरहान की बहन ने हमीला का हाथ पकड़ा। आप कितनी प्यारी हैं, क्या आप मुझे भी तालीम देंगी? हमीला की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि शायद यही वो जगह है जहां अल्लाह उसे कोई बड़ा सबक सिखाना चाहता है। फरहान का घर मिट्टी और लकड़ी से बना एक छोटा सा मकान था, मगर उसकी दीवारों में एक ऐसी गर्माहट थी जो हमीला को इस्लामाबाद के ठंडे और बड़े पथरीली दीवारों वाले महल में कभी महसूस नहीं हुई थी। फरहान की मां ने हमीला को अपने पुराने मगर साफ सुथरे कपड़े दिए। जब हमीला ने वो सूती लिबास पहना तो उसे पहली बार महसूस हुआ कि सुकून कपड़ों की कीमत में नहीं, बल्कि उनकी पाकीज़गी में होता है। फरहान ने अपने घर के सहन में एक पुरानी चटाई बिछा दी थी। वो खुद बाहर एक मिट्टी के चबूतरे पर सोता ताकि घर के अंदर औरतों को पर्दा और सुकून मिले। हमीला हैरान थी कि एक शख्स जो दिन भर समंदर की लहरों से लड़ता है, वो इतना नर्म दिल और बाअदब कैसे हो सकता है। एक सुबह जब फरहान की माँ चूल्हा जला रही थी, हमीला उनके पास बैठ गई। अम्मी जान, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? हमीला ने पूछा। फरहान की माँ ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा। बेटी, तुम्हारे हाथ तो फूलों जैसे नर्म हैं, तुमने कभी ये काम नहीं किया होगा। तुम बैठो, मैं रोटी पका लेती हूँ। मगर हमीला ने जिद की और मिट्टी के चूल्हे पर रोटी पकाना सीखने लगी। धुएं की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, मगर उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी। उसने सीखा कि रिज़्क कमाना और उसे पकाना कितनी मेहनत का काम है। फरहान की छोटी बहन, जिसका नाम ज़ैनब था, वो 10 साल की एक निहायत होशियार लड़की थी। वो रोज मदरसे जाती थी, मगर उसके पास किताबें कम थीं और उस्ताद की कमी की वजह से वो कई बातें समझ नहीं पाती थी। एक दोपहर जब फरहान समंदर गया हुआ था, हमीला ने ज़ैनब को अपने पास बुलाया। ज़ैनब, तुम क्या पढ़ रही हो? हमीला ने नर्म आवाज में पूछा। ज़ैनब ने अपनी पुरानी किताबें दिखाई। बाजी, ये सब का मुझे समझ नहीं आ रहा। हमारे उस्ताद कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल है। हमीला, जो इस्लामाबाद के बड़े उस्तादों से पढ़ चुकी थी, उसने ज़ैनब को वो सबक इतने आसान अंदाज में समझाया कि ज़ैनब की आंखें चमक उठी। आप तो उस्ताद से भी अच्छा पढ़ाती हैं, ज़ैनब ने खुशी से कहा। रात को जब फरहान वापस आया तो उसने देखा कि ज़ैनब और हमीला चिराग की रोशनी में बैठी पड़ रही हैं। फरहान दरवाजे पर खड़ा होकर ये मंजर देखता रहा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि तालीम सिर्फ बड़ों का काम नहीं, बल्कि ये एक ऐसी रोशनी है जो मिट्टी के घर को भी महल बना सकती है। उसने दिल ही दिल में हमीला की इज्जत और बढ़ गई। एक रात जब खाना खाने के बाद घर वाले सो गए, हमीला घर के सहन में बैठी आसमान के सितारों को देख रही थी। फरहान बाहर से पानी के घड़े भरकर लाया और दबे पांव अंदर आया। शहजादी, आप अभी तक जागी हुई हैं? फरहान ने नर्म लहजे में पूछा। हमीला ने मुड़कर देखा और कहा, फरहान, मुझे शहजादी मत कहो। इस घर में मैं सिर्फ एक मुसाफिर हूं जिसे तुमने जिंदगी दी है। मैं सोच रही थी कि मैं कितनी बेखबर थी। मैं महल में बैठकर समझती थी कि पूरी दुनिया खुशहाल है, मगर यहाँ आकर मैंने देखा कि असली जिंदगी तो मेहनत और सब्र का नाम है। फरहान ने नीची नजरों से जवाब दिया। हमीला जी, समंदर हमें यही सिखाता है। कभी लहर ऊंची होती है, कभी नीची, मगर जो कश्ती टिका कर रखता है वही किनारे पहुंचता है। हम गरीब लोग हैं, हमारे पास सोने चांदी के तखत नहीं है, मगर हम हर रात इस सुकून से सोते हैं कि हमने किसी का हक नहीं मारा। हमीला ने पूछा, फरहान, क्या तुमने कभी इस्लामाबाद देखा है? फरहान ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। नहीं, मैंने सिर्फ सुना है कि वहां के बादशाह बहुत अदिल हैं, मगर मेरा शहर ये समंदर है, यही मेरी दुनिया है। दोनों की बातें देर तक चलती रहीं। फरहान उसे समंदर के बारे में बताता और हमीला उसे इल्म और किताबों की बातें सुनाती। दोनों के दरमियान एक ऐसा रिश्ता बनता जा रहा था जो अल्फाज का मोहताज न था। इधर इस्लामाबाद में बादशाह हाकिम की हालत खराब थी। 5 दिन गुजर चुके थे, मगर हमीला का कोई पैगाम नहीं आया था। उन्होंने अपने वजीर ए आजम को बुलाया और सख्त लहजे में कहा, वजीर, मेरी बेटी बगदाद क्यों नहीं पहुंची? हमारे जहाज का कोई निशान क्यों नहीं मिला? वजीर ने डरते हुए जवाब दिया, हुजूर,
हमें डर है कि समुद्री लुटेरों ने जहाज पर हमला किया है। हमारे जासूस कह रहे हैं कि उस इलाके में सर्द ए आतिश का जहाज देखा गया है। बादशाह गुस्से और गम में अपना तख्त छोड़ दिया। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं समुद्र का पानी खून से लाल कर दूंगा। फौरन इस्लामाबाद के सबसे तेज जहाज रवाना करो। हर बंदरगाह, हर साहिल और हर बस्ती की तलाशी लो। बादशाह ने अपने बेहतरीन सिपाहियों को रवाना किया, मगर उन्हें यह नहीं मालूम था कि उनकी बेटी किसी दुश्मन की कैद में नहीं, बल्कि एक निहायत ही ईमानदार मछुआरे के घर में महफूज है, जहां वो जिंदगी का वो सबक सीख रही है जो कोई उस्ताद नहीं सिखा सका था। दिन गुजरते जा रहे थे और हमीला अब फरहान के घर के माहौल में पूरी तरह ढल चुकी थी। मगर फरहान जानता था कि एक शहजादी को ज्यादा दिन तक एक मछुआरे के मिट्टी वाले घर में छुपा कर नहीं रखा जा सकता। उसे हर वक्त डर रहता कि कहीं लुटेरों के जासूस इस शहर में ना जाएं या बादशाह के सिपाही किसी गलतफहमी में शहर पर हमला न कर दें। एक सुबह फरहान ने अपनी माँ से कहा, अम्मी, शहजादी का अपने वालिद के पास लौटना जरूरी है। उनका दिल तड़प रहा होगा। मैं आज बंदरगाह जाकर किसी ऐसे जहाज का पता लगाता हूँ जो इस्लामाबाद की तरफ जा रहा हो। फरहान की माँ ने एक ठंडी आह भरी और कहा, बेटा, तुम सही कहते हो, पर इस लड़की ने हमारे घर को रोशनी से भर दिया है। इसके जाने के बाद ये घर बड़ा सूना लगेगा। फरहान जब बंदरगाह पहुंचा तो वहां ताजिरों और मजदूरों का बड़ा हुजूम था। वो हर एक ताजिर से पूछता रहा, क्या कोई जहाज इस्लामाबाद जाएगा? आखिरकार उसे एक पुराना ताजिर मिला जिसका नाम शेख यूसुफ था। उसने बताया, अगले हफ्ते मेरा एक बड़ा जहाज नज्म शहर इस्लामाबाद के लिए रवाना होगा। हम वहां कीमती लकड़ी और मसाले लेकर जा रहे हैं। फरहान ने शेख यूसुफ से सौदा किया कि वो एक मुसाफिर लड़की को वहां तक पहुंचा दे। शेख यूसुफ फरहान की ईमानदारी से वाकिफ था, इसलिए वह राजी हो गया। फरहान जब शाम को घर लौटा तो उसके चेहरे पर वो हमेशा वाली मुस्कुराहट नहीं थी। हमीला ने उसे देखते ही महसूस कर लिया कि कुछ होने वाला है। हमीला जी, फरहान ने सर झुकाकर कहा, आपकी वापसी का इंतजाम हो गया है। अगले हफ्ते एक जहाज इस्लामाबाद जा रहा है। आप अपने वालिद के पास सही सलामत पहुंच जाएंगी। ये सुनते ही हमीला के हाथ से वो मिट्टी का बर्तन छूट गया जिसे वो साफ कर रही थी। उसे खुशी होनी चाहिए थी कि वो महल वापस जा रही है, मगर उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। उसे फरहान की वो बादब गुफ्तगू, उसकी माँ की ममता और जैनब की मासूमियत याद आने लगी। फरहान, क्या इतनी जल्दी जाना जरूरी है? हमीला ने दबी आवाज में पूछा। फरहान ने हमीला की आंखों में नहीं देखा, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने देखा तो वो कमजोर पड़ जाएगा। आप एक शहजादी हैं हमीला जी। आपका मुकाम वो महल है, ये मिट्टी का घर नहीं। आपके वालिद की दुआएं आपका इंतजार कर रही हैं। उस रात फरहान के घर में चूल्हा तो जला, मगर किसी ने खाना शौक से नहीं खाया। जुदाई का साया घर के हर कोने में फैल गया था। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में बादशाह हाकिम का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका होता है। उनके जासूस हर तरफ भटक रहे थे। एक दिन एक जासूस ने आकर खबर दी, हुजूर, समुद्र के उस पार एक मछुआरे के शहर में एक अजनबी लड़की देखी गई है जो किसी शाही घराने की लगती है, मगर वहां लुटेरों की हरकत भी बढ़ गई है। बादशाह ने फौरन अपने सालार आजम को हुक्म दिया, हमारा शाही दस्ता तैयार करो, हम खुद उस शहर जाएंगे। अगर मेरी बेटी वहां हुई तो ठीक, वरना हम उस शहर की एक एक मिट्टी को छान मारेंगे। बादशाह को डर था कि कहीं लुटेरों ने हमीला को कैद करके उस शहर में छुपा रखा हो। उन्हें यह गुमान भी नहीं था कि उनकी बेटी वहां एक दोस्त और हिफाजत करने वाले के पास है। जहाज की रवानी में अब सिर्फ एक दिन बाकी था। फरहान ने पूरी रात अपने जाल की मरम्मत की और अपनी पुरानी तलवार को धार लगाई। वो जानता था कि रास्ता खतरनाक है और वो हमीला को अकेला नहीं छोड़ सकता था। उसने अपने वालिद से इजाजत मांगी, अब्बू, मैं शहजादी को इस्लामाबाद तक छोड़कर आना चाहता हूँ। रास्ते में लुटेरे हो सकते हैं और वो अकेली लड़की है। वालिद ने फरहान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मर्द वही है जो अमानत की हिफाजत अपनी जान से ज्यादा करे। जाओ, और तब तक वापस न आना जब तक वो अपने माँ बाप के साये में न पहुंच जाए। हमीला ने उस रात जैनब को बहुत सारी बातें सिखाई। उसने जैनब को अपना एक छोटा सा कंगन दिया जो उसके पास बचा रह गया था। जैनब, ये यादगार रखना और हमेशा याद रखना कि तालीम ही तुम्हारा असली जेवर है। फरहान की माँ ने हमीला के लिए सफर का खाना तैयार किया, सूखी रोटियां और खजूर। ये वही सादा खाना था जिसे हमीला अब शाही पकवानों से ज्यादा पसंद करने लगी थी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले फरहान और हमीला बंदरगाह की तरफ रवाना हुए। फरहान आगे आगे चल रहा था और हमीला उसके पीछे। दोनों खामोश थे, मगर उनकी खामोशी में हजारों सवाल और दुख छुपा था। बंदरगाह पर ताजिर शेख यूसुफ का जहाज नज्म ए शहर तैयार खड़ा था। ये जहाज बड़ा जरूर था, मगर शाही जहाज जैसा शानदार नहीं। इस पर मजदूर, मल्लाह और कुछ ताजिर सवार थे जो अपना माल इस्लामाबाद बेचने ले जा रहे थे। फरहान ने हमीला को जहाज के एक छोटे मगर महफूज कमरे में बिठाया। जहाज जब खुले समुद्र में पहुंचा तो फरहान ने देखा कि मजदूर और मल्लाह बेहद पुरसुकून हैं। वो उनकी बेखबरी पर फिक्रमंद हो गया। उसने सबको जहाज के दरमियान जमा किया और बुलंद आवाज में कहा, सुनो मेरे भाइयों, आजकल समुद्र लुटेरों के कब्जे में है।
हमें सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करके हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठना चाहिए। सब अपने पास जो भी हथियार हैं, चाहे वो चाकू हों, लकड़ी हों या पुरानी तलवार, उसे निकाल लो। हम तभी महफूज रहेंगे जब हम लड़ने के लिए तैयार होंगे। फरहान की बातों में ऐसी तासीर थी कि मजदूरों ने फौरन अपनी कुल्हाड़ियां और लोहे के डंडे निकाल लिए। फरहान ने खुद अपनी पुरानी तलवार को ढाल पर रगड़कर चमकाया। हमीला ने कमरे की खिड़की से फरहान को देखा। वो नौजवान जो कल तक मछलियां पकड़ रहा था, आज एक लश्कर का सिपाही सालार लग रहा था। 2 दिन का सफर खैरियत से गुजरा, मगर तीसरे दिन जब जहाज समुंदर के उस गहरे हिस्से से गुजर रहा था जिसे गिरदाब ए मौत कहा जाता था, तभी उफक पर एक मनहूस सियाह जहाज नमूदार हुआ। हमीला का दिल दहल गया। ये वही जहाज था जिसने उसके शाही जहाज को जलाया था। लुटेरे आ गए। जहाज पर अफरा तफरी मच गई। लुटेरों का सरदार सर्द आतिश अपनी कश्तियों के साथ नज्म शहर के करीब पहुंचा। उन्होंने रस्सी के सहारे जहाज पर चढ़ना शुरू किया। सर्द आतिश ने चिल्लाकर कहा, इस जहाज का सारा माल हमारा है, जो रास्ता रोके उसे मौत के घाट उतार दो। लेकिन आज उनका सामना किसी डरपोक ताजिर से नहीं बल्कि फरहान से था। जैसे ही पहला लुटेरा जहाज की सतह पर पहुंचा, फरहान की तलवार एक बिजली की तरह चमकी और दुश्मन का सर कलम हो गया। फरहान ने चिल्लाकर अपने साथी मजदूरों को ललकारा, अपने रिज्क और अपनी इज्जत की हिफाजत करो। इन दरिंदों को दिखा दो कि हम सिर्फ मेहनत करना नहीं, मरना भी जानते हैं। जंग शुरू हो चुकी थी। फरहान लुटेरों के दरमियान इस तरह घुस गया जैसे भेड़ों के बीच में शेर दाखिल होता है। वो एक वक्त में 3-3 लुटेरों का मुकाबला कर रहा था। उसकी हर थप में समुंदर की लहरों जैसी तेजी थी। हमीला अपने कमरे में बैठी अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा रही थी, या रब, फरहान की हिफाजत फरमा। वो मेरी खातिर अपनी जान खतरे में डाले हुए है, उसे फतेह अता फरमा। उसने देखा कि एक लुटेरा कमरे की तरफ बढ़ रहा था। हमीला ने फौरन वही भारी मिट्टी का घड़ा उठाया और उसके सर पर दे मारा। वो शहजादी जो कभी नाजुक थी, आज फरहान की बहादुरी देखकर खुद भी निडर हो गई थी। फरहान ने लुटेरों के सरदार को देखा और उस पर झपट पड़ा। दोनों के दरमियान खौफनाक मुकाबला हुआ। सरदार बड़ा और ताकतवर था, मगर फरहान के पास वो जज्बा था जो सिर्फ सच्चाई में होता है। फरहान ने एक ऐसा वार किया कि सरदार की तलवार टूट गई और वो जख्मी होकर पीछे हटा। जब लुटेरों ने देखा कि उनका सरदार हार रहा है और मजदूर उन पर भारी पड़ रहे हैं, तो उन्होंने भागने में ही आफियत समझी। जब दुश्मन का जहाज दूर निकल गया तो पूरा जहाज फरहान फरहान के नारों से गूंज उठा। शेख यूसुफ ने फरहान को गले से लगाया, बेटा, आज तुमने हमारी जान और माल दोनों बचा लिए। अल्लाह तुम्हारा भला करे। हमीला कमरे से बाहर आई। फरहान का जिस्म थोड़ा जख्मी था, मगर उसके चेहरे पर एक सुकून था। जब दोनों की नजरें मिली तो किसी ने कुछ नहीं कहा, मगर उनकी आंखों में हजारों शुक्राने और एक अनकही मोहब्बत का एहसास था। हमीला को अब यकीन हो गया था कि फरहान कोई मामूली मछुआरा नहीं बल्कि एक अजीम इंसान है। शेख यूसुफ ने कहा, बस एक दिन की बात है, कल सुबह हम इस्लामाबाद की बंदरगाह पर होंगे। फरहान ने सर झुका लिया। उसे खुशी थी कि वो अपना वादा पूरा करने वाला है, मगर उसका दिल रो रहा था कि कल वो हमीला को हमेशा के लिए खो देगा। वो रात आसमान के सितारे भी जैसे इन दोनों की खामोश दास्तान पर आंसू बहा रहे थे। अगले दिन की सुबह जब सूरज ने अपनी सुनहरी किरणों से इस्लामाबाद के ऊंचे मीनारों को छूना शुरू किया, तो बंदरगाह पर एक अजीब सा मंजर था। बादशाह हाकिम खुद अपने वजीर और सिपाहियों के साथ वहां मौजूद थे। पिछले कई दिनों से हर आने वाले जहाज की तलाशी ली जा रही थी। जब नज्म शहर ने साहिल पर लंगर डाला तो हमीला का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दरीचे से अपने वालिद को देखा, जो गम और फिक्र की वजह से पहले से कहीं ज्यादा बूढ़े नजर आ रहे थे। फरहान हमीला के पास आया और नरम आवाज में कहा, शहजादी, आपकी मंजिल आ गई। वो देखिए, आपके वालिद आपका इंतजार कर रहे हैं। हमीला ने फरहान की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। फरहान, क्या तुम मेरे साथ महल नहीं चलोगे? फरहान ने नजरें झुकाकर जवाब दिया, मेरा काम आपको हिफाजत से पहुंचाना था, वो पूरा हुआ। महल बड़े लोगों के लिए है, मैं तो सिर्फ एक मछुआरा हूं। जब हमीला जहाज से उतरी और बादशाह हाकिम की नजरों के सामने आई तो एक पल के लिए पूरी बंदरगाह पर खामोशी छा गई। बादशाह ने दौड़कर अपनी बेटी को गले से लगा लिया। मलिका और बाकी खादिमाओं ने खुशी के आंसू बहाए। मेरी बेटी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मेरी दुआएं सुन ली, बादशाह ने तड़प कर कहा। जब हमीला ने थोड़ा संभल कर पूरा वाकया सुनाया, लुटेरों का हमला, समुंदर में बेहोश होना और फिर फरहान का उसे बचाना और अपने घर में पनाह देना, तो बादशाह हाकिम का सर शुक्राने में झुक गया। उन्होंने फरहान को अपने पास बुलाया। नौजवान, तुमने इस्लामाबाद की आबरू बचाई है, मांग लो जो मांगना चाहते हो। मैं तुम्हें इस शहर का सबसे बड़ा ताजिर बना सकता हूँ या तुम्हें सोने चांदी से तौल सकता हूँ। फरहान ने बेहद वकार के साथ सर झुकाकर कहा, हुजूर, मैंने जो किया वो किसी इनाम के लिए नहीं किया।
मैंने अपने वालिद से वादा किया था कि मैं शहजादी को सही सलामत पहुंचाऊंगा और मैंने अपना वादा पूरा किया। मुझे इजाजत दीजिए कि मैं कल सुबह होने से पहले अपने शहर वापस निकल सकूं। बादशाह ने जिद की कि फरहान को कम से कम एक रात महल में मेहमान बनना ही होगा। फरहान को एक शाही कमरा दिया गया जो उसके पूरे घर से भी बड़ा था। रेशम के नरम बिस्तर, सोने के शमादान और तरह तरह के पकवान उसके सामने थे। मगर फरहान को नींद नहीं आ रही थी। वो खिड़की के पास खड़ा महल के बाग को देख रहा था और सोच रहा था, शहजादी हमीला ने मेरे मिट्टी के घर में कितनी तकलीफ उठाई होगी। वो महल की रानी है और मैं समुंदर का एक मामूली मजदूर। हम दोनों के दरमियान ये ऊंची दीवारें हमेशा रहेंगी। इधर हमीला भी अपने शाही कमरे में बेचैन थी। उसने देखा कि महल की रौनकें अब उसे वो सुकून नहीं दे रही थीं जो फरहान के घर की मिट्टी की खुशबू में था। उसे ज़ैनब की बातें और फरहान की माँ का प्यार याद आ रहा था। सबसे ज्यादा उसे फरहान की वो खामोश बहादुरी याद आ रही थी। अगले दिन जब फजर की अजान हुई, फरहान ने नमाज पढ़ी और अपनी छोटी सी गठरी उठाई। वो नहीं चाहता था कि वो दोबारा शहजादी से मिले और उसकी आंखों में वो दर्द देखे जो उसे कमजोर कर दे। वो खामोशी से महल के पिछले दरवाजे से निकल गया और बंदरगाह की तरफ चल दिया, जहां एक जहाज वापस उसके शहर जा रहा था। जब हमीला सुबह तैयार होकर फरहान से मिलने उसके कमरे में गई तो वहां सिर्फ एक खाली बिस्तर और खुली हुई खिड़की थी। फरहान जा चुका था। हमीला का दिल ऐसा टूटा जैसे कोई शीशा पत्थर से टकराया हो। उसने अपने वालिद से कहा, अबू। फरहान बिना बताए चला गया। मैं उसे आखिरी बार शुक्रिया भी नहीं कह सकी। बादशाह हाकिम ने अपनी बेटी की आंखों में देखा और समझ गए कि ये सिर्फ शुक्रिया नहीं है, ये कुछ और है। उन्होंने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, सच्चे लोग इनाम और तारीफ के मोहताज नहीं होते। वो अपना फर्ज निभाकर खामोशी से निकल जाते हैं। मगर हमीला ने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि यह दास्तान यहीं खत्म नहीं होगी। वो उस मिट्टी के घर को और उस मछुआरे को कभी नहीं भूल सकती थी जिसने उसे जिंदगी का असली मतलब सिखाया था। फरहान जब अपने शहर पहुंचा तो सूरज ढल रहा था। वो दबे पांव अपने मिट्टी के घर में दाखिल हुआ। घर में वही पुराना सुकून था, मगर हमीला के जाने के बाद एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। फरहान की मां ने जब अपने बेटे को देखा तो पहले उसे गले लगाया और फिर उसकी आंखों में देखा। बेटा, शहजादी को सही सलामत पहुंचा आए? उन्होंने पूछा। फरहान ने सिर्फ सर हिलाया। उसकी बहन ज़ैनब ने दौड़कर पूछा, भैया, शहजादी बाजी ने मेरे लिए कोई पैगाम भेजा? वो कब वापस आएंगी? फरहान ने ज़ैनब को गोद में उठाया और धीमी आवाज में कहा, गुड़िया, परियां महलों में रहती हैं। वो हमारे कच्चे घरों में सिर्फ कुछ देर की मेहमान होती हैं। फरहान ने दोबारा अपना पुराना जाल उठाया और अगले ही दिन से समुंदर जाने लगा। मगर अब उसका मन काम में नहीं लगता था। जब वो समुंदर के गहरे हिस्से में जाल डालता तो उसे वो नाव याद आती जिसमें हमीला बेहोश पड़ी थी। जब वो घर आता तो उसे वो चूल्हा याद आता जहां हमीला ने रोटी पकाना सीखा था। वो जानता था कि वो एक मछुआरा है, मगर दिल पर किसका जोर चलता है। इस्लामाबाद में शहजादी हमीला का भी बुरा हाल था। वो शाही बागीचों में बैठती तो उसे फरहान की बातें याद आती। बादशाह हाकिम ने महसूस किया कि उनकी बेटी की हैंसी कहीं खो गई है। एक शाम उन्होंने हमीला को अपने पास बुलाया। बेटी, क्या तुम बगदाद जाने की तैयारी कर रही हो? बादशाह ने पूछा। हमीला ने आंखों में आंसू भरकर कहा, अब्बू जान, मैं जिस इल्म की तलाश में थी वो मुझे फरहान के घर में मिल गया। मैंने सीख लिया कि इंसानियत और मोहब्बत ही असली दुनिया है। मैं फरहान को नहीं भूल सकती। वो मेरे लिए सिर्फ एक मछुआरा नहीं, वो मेरी रूह का मुहाफिज है। बादशाह हाकिम पहले तो हैरान हुए, फिर उन्होंने अपने वजीर ए आजम से मशवरा किया। वजीर ने कहा, हुजूर, अगर आपने अपनी बेटी का निकाह एक मछुआरे से किया तो दुनिया क्या कहेगी? लोग कहेंगे कि बादशाह ने अपनी बेटी की शान घटा दी। मगर बादशाह हाकिम एक दुनादार और आदिल इंसान थे। उन्होंने कहा, वजीर, मैंने आज तक अदल ओ इंसाफ का दरस दिया है। फरहान ने जो बहादुरी और किरदार दिखाया है वो किसी शहजादे ने नहीं दिखाया। अगर किरदार बड़ा हो तो पेशा कभी छोटा नहीं होता। एक दिन फरहान अपने घर के बाहर अपनी नाव की मरम्मत कर रहा था कि अचानक शहर में ढोल और नगाड़ों की आवाज सुनाई दी। लोग घरों से बाहर निकल आए। उन्होंने देखा कि इस्लामाबाद का शाही परचम लहराया जा रहा है और खुद बादशाह हाकिम एक साधे से घोड़े पर सवार होकर चले आ रहे हैं। उनके पीछे तोहफों से लदे हुए ऊंट बल्कि सिर्फ नेक दिल सिपाही थे। बादशाह फरहान के घर के सामने रुके। फरहान और उसके वालिद हैरान होकर बाहर आए और सजदारेज होने लगे। बादशाह ने फरहान को कंधों से पकड़कर उठाया। फरहान, मैंने सुना है कि तुम बिना बताए महल से चले आए थे। क्या तुम्हें लगता है कि तुमने जो एहसान मुझ पर किया मैं उसे भुला दूंगा? फरहान ने सर झुकाकर कहा, हुजूर, वो एहसान नहीं था, फर्ज था। बादशाह ने मुस्कुराते हुए फरहान के वालिद की तरफ देखा और कहा, भाई, मैं यहाँ एक बादशाह बनकर नहीं बल्कि एक बाप बनकर अपनी बेटी हमीला का रिश्ता लेकर आया हूँ। क्या आप मेरे रिश्ते को कबूल करेंगे?
पूरा मोहल्ला ये सुनकर दंग रह गया। फरहान की आंखों में आंसू आ गए। उसके वालिद ने कांपते हुए हाथों से बादशाह का हाथ थामा और कहा, हुजूर, ये हमारी खुशनसीबी है। फरहान और हमीला का निकाह बेहद सादगी से उस मछुआरों के शहर में हुआ। हमीला ने शाही लिबास की जगह वही सादा सूती जोड़ा पहना जो फरहान की मां ने उसे पहली बार दिया था। शादी के बाद हमीला ने महल जाने के बजाय फरहान के उसी मिट्टी के घर में रहने का फैसला किया। उसने वहां एक बड़ा मदरसा खोला जहां वो गरीब बच्चों को तालीम देती थी। फरहान ने मछलियां पकड़ना नहीं छोड़ा, मगर अब वो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा ताजिर बन गया था, क्योंकि उसके साथ इल्म का नूर और सब्र की ताकत थी। बादशाह हाकिम ने उस शहर की किस्मत बदल दी, मगर फरहान और हमीला ने कभी भी गुरूर को अपने करीब नहीं आने दिया। ये कहानी आज भी उस साहिल पर सुनाई जाती है कि कैसे एक मछुआरे की ईमानदारी ने एक सल्तनत को झुकने पर मजबूर कर दिया, और कैसे एक शहजादी ने महल की रौनकों पर रिज़्क़ के हलाल और मोहब्बत को तरजीह दी। इंसान का असल जेवर उसका किरदार और ईमानदारी है। दौलत आनी जानी चीज है, मगर जो शख्स अल्लाह पर तवक्कुल करता है और अपने किरदार को साफ रखता है, खुदा खुद उसके लिए महल की राहें खोल देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें।